हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आपके लिए चल रही है वन शॉट रिवीजन सीरीज गाइस, जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स का हम सेकंड पार्ट लेके आए आपके लिए, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना गाइस। इससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, आप जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है उसका वीडियो लिंक मिल जाएगा। यू कैन चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो कहानी चल रही थी वो लाइट के बारे में चल रही थी। कई साइंटिस्टों का ये मानना था कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, कई साइंटिस्ट ये मान रहे थे कि लाइट के पास क्या है, वेव नेचर है। लेकिन ये बात क्लियर नहीं हो रही थी कि एक्चुअल में लाइट है क्या। ठीक है, तो इसी के चलते इस चैप्टर का नाम जो है आप ड्वेल नेचर ऑफ लाइट या ड्वेल नेचर ऑफ मैटर भी पढ़ते हो, और जनरल भाषा में बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स का है। ठीक है, तो कई साइंटिस्टों ने इसके लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, कई लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी अपने अपने हिसाब से, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि लाइट के पास एक्चुअल में कौन सा नेचर है। क्लियर बाद में पता चला कि इसके पास दोनों नेचर होता है, डिपेंड करता है कि तुम किस टाइप का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें से एक आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है जो आपका पार्टिकल नेचर को शो करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं अपने को क्या क्या चीजें पढ़ना है। वैसे बहुत सारी चीजें होती है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, हमें तो एकदम वन शॉट क्विक रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अपन फोटोन के बारे में। ऐसा माना जाता है कि लाइट का जो पार्टिकल है दैट इज फोटोन। ठीक है, तो फोटोन की यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद रखना यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड। तो सबसे पहली बात, अगर स्पीड की बात करें तो फोटोन की स्पीड होती है दैट इज 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वहीं पे अगर इसके रेस्ट मास की बात करें तो फोटोन का जो रेस्ट मास होता है गाइस वो आपका 0 होता है, याद रखना। ठीक है, चार्ज ऑन फोटोन हमेशा 0 होता है, उस पे कोई चार्ज नहीं होता, उसको चार्ज किया भी नहीं जा सकता, याद रखना। अगर इसमें कोई चार्ज नहीं तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में इसको ले जाओगे तो ये अनडेविएटेड रहेगा, इसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। बट इट डेविएटेड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। अब जब फोटोन चलता है ना तो उसके बाद मास होता है, क्लियर, रिलेटिविस्टिक मास। उस केस में क्या होगा, ग्रेविटेशन फील्ड तो मास पे डिपेंड करती है ना, तो वहां पे ग्रेविटेशन की वजह से उसमें डेविएशन आएगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना गाइस। ठीक है, प्रॉपर्टी बेस्ड भी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस एनर्जी ऑफ फोटोन। तो फोटोन की, सिंगल फोटोन की जो एनर्जी होती है दैट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन जो ट्रेवल की जाती है किससे, फ्रीक्वेंसी से, तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो यहाँ पे E इक्वल टू एच एफ। एच क्या है यहाँ पे आपका प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, और एफ का जो है मैं वैल्यू रखूंगा c बाय लैम्डा। अब जो c है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ फोटोन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे f इक्वल टू मैं c बाय लैम्डा रखूंगा, sc बाय लैम्डा। लैम्डा क्या है आपके पास, वेवलेंथ है। क्लियर है, तो ये मेरे पास एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन जो निकल के आती है दैट इज E इक्वल टू hf इक्वल टू sc बाय लैम्डा। यहाँ पे h आपका प्लांक कांस्टेंट है, साइंटिस्ट का नाम है और उसी के नाम पे उनका कांस्टेंट दिया गया है। h की वैल्यू जो होती है कांस्टेंट की वैल्यू दैट इज 6.63 10⁻34 जूल इनटू सेकंड। ठीक है, जूल जो एनर्जी है वर्ग क्या है, यूनिट है, और इनटू टाइम बोले तो सेकंड। तो इसका मैं डायमेंशन की बात करूं तो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है दैट इज ml²10⁻²⁻2 क्लियर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लांक कांस्टेंट का जो डायमेंशन आता है दैट इज ml²10⁻⁻1। तो गाइस इसका डायमेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कई बार जो मैथ द कॉलम्स और जो है ऐसे डायरेक्ट जो इसका डायमेंशन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, अब लाइट में क्या है, ऐसे n नंबर ऑफ फोटॉन्स है। ठीक है, तो एक सिंगल फोटॉन की एनर्जी हमने देखी है। अगर मैं ऐसी बात करूं n नंबर ऑफ फोटॉन्स की, सो दैट इज En इक्वल टू nhf। ठीक है, n फोटॉन्स की जो एनर्जी हो जाएगी, जस्ट एक की कितनी है, h है, तो ऐसे n की कितनी हो जाएगी, nhf। क्लियर, ये तो वैसे ही हो गया ना यार, 1 पिन 5 तो 10 पिन कितने के, 10 × 5 कर दो तो 50 रुपीस है ना। तो सिमिलर जो है n फोटॉन्स की एनर्जी जो है आपको ऐसे निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, कभी-कभी क्या पूछता है, एक सोर्स दे रखा है, सोर्स से निकलने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पूछा जाता है। ठीक है, उस सोर्स की पावर आपको दी जाएगी। ठीक है, उस केस में अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने इमिट होंगे, तो आप कैसे निकालोगे। मैंने इसी फॉर्मूले में दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दिया। तो E/T जो होता है ना आपका पावर होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम। मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो ये चीज। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, पावर। मोमेंटम नहीं, याद रखना। ठीक है, पावर क्या हो जाएगा, n/t। ये n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, t बोले तो पर सेकंड इनटू e। ठीक है, e आपकी एनर्जी, hf की जगह मैंने एनर्जी लिख दिया, तो n पर सेकंड इक्वल टू p/e, और p
P टू P है, अब E की वैल्यू मैंने SC बाई लैम्डा रखा तो लैम्डा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपको लैम्डा भी दे रखा हो, डायरेक्ट एनर्जी दे रखा है, पावर दे रखा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड निकाल सकते हो। कई बार क्या करता है आपको वेवलेंथ देता है, ठीक है, उस केस में आपको ये फार्मूला यूज करना है। कभी कभी एफिशिएंसी देगा, है ना, इतने परसेंट, तो यहाँ पे क्या करता है उस एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10% तो 10 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज जब हटाओगे तो डिवाइड में 100 जाएगा, है ना। तो एफिशिएंसी के केस में अगर बात करें तो वहां पे आपको मल्टीप्लाई करना है जस्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना गए, तो लैम्डा आपका नैनोमीटर ऑर्डर का हो सकता है और लैम्डा आपका एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है। उस केस में आपको एससी की जो कैलकुलेटेड वैल्यू आपको याद रखना है, याद रखना ही पड़ेगा अगर आपको टाइम बचाना है तो। अदरवाइज आप इतनी एक्स की ये वैल्यू रखोगे, सी की वैल्यू ये रखोगे, उसको सॉल्व करोगे, सिर्फ टाइम टेकिंग हो जाएगा यार। तो बेटर है कि एससी की वैल्यू आप याद रखो अकॉर्डिंग टू योर गिवन लैम्डा। अगर मान लो आपको लैम्डा नैनोमीटर में दे रखा है तो एससी की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है। अब लैम्डा डिवाइड में आएगा तो नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो एनर्जी निकाल रहे हो, जो भी निकाल रहे हो उस ऑर्डर में आ जाएगी, क्लियर। और मान लो आपका लैम्डा एंगस्ट्रॉम है तो एससी की वैल्यू कितनी यूज करोगे 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आई होप गाइस ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बड़ी सिंपल वे बताने की कोशिश की है गाइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिलेटिविस्टिक एनर्जी, किसी पार्टिकल की रिलेटिविस्टिक एनर्जी होती है तो इस राइट हैंड ट्रायंगल से अपन समझ लेते हैं। ये आपका जो बेस है m0c² परपेंडिकुलर पीसी, तो इसकी टोटल एनर्जी जो मिलेगी आपको हाइपोटेन्यूज से मिलेगी। तरीका है एक्चुअल में एनर्जी तो क्या है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर सम नहीं कर सकते, लेकिन याद करने का तरीका है E √√p² c² प्लस m0² c⁴, ठीक है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, क्लियर है। अगर मैं फॉर फोटोन की बात करूं, ठीक है, वैसे तो ये फार्मूला जो किसी भी पार्टिकल के लिए है, लेकिन अगर फोटोन की बात करता हूं तो फोटोन के केस में क्या होता है उसका रेस्ट मास 0 होता है, ठीक है। तो रेस्ट मास 0 होगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, तो आपके पास एनर्जी निकल के आएगी दैट इज √p² c² प्लस 0। अब ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो E = क्या आ जाएगा pc आ जाएगा। अब देखो इसके बाद बहुत सारे फॉर्मूले बनने वाले हैं, तुम सोचोगे सर इतने सारे फार्मूले कैसे याद रखे, है ना। मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद सारी चीजें ऑटोमेटिक निकल के आती हैं, सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास E = pc आ गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे E की वैल्यू मुझे ऑलरेडी मालूम है कितनी होती है, h रख सकता हूँ या SC बाई लैम्डा रख सकता हूँ, C ने C को मार दिया तो P = क्या है h बाई लैम्डा। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना आ जाएगा h बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है फोटोन की वेवलेंथ, क्लियर है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, याद रखना गाइस जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं E = pc से। अभी जस्ट हमने रिलेशन पढ़ा है गाइस, ठीक है। यहाँ से मोमेंटम निकल के आएगा E/c, अगर की वैल्यू मैं रख दूंगा तो यहाँ पे मोमेंटम ऑफ फोटोन जो हो जाएगा h बाई लैम्डा के टर्म्स में आपका मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछते हैं, जैसे कि फोर्स भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए फोटोन ऑफ बीम किसी सरफेस पे जाके हिट कर रहे हैं तो उस पे कितना फोर्स लगाएगी वगैरह, ठीक है, सारी चीजें देखते हैं। तो फोर्स, तो न्यूटन का सेकंड लॉ आपने पढ़ रखा है, F = क्या होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम dp/dt। तो p की वैल्यू मेरे पास मालूम है E/c, तो यहाँ पे मैंने E/c रख दिया, c को मैंने बाहर लिया कांस्टेंट है, ठीक है। तो d/dt आपका क्या होता है पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो फोर्स = पावर डिवाइडेड बाय c बोले तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। भूल मत जाइए भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं इंटेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंटेंसिटी जो होती है पावर डिवाइडेड बाय एरिया, P/4πr²। आप तब लिख सकते हो जो आपका सोर्स कैसा हो पॉइंट सोर्स हो, ठीक है। पॉइंट सोर्स के केस में क्या होता है स्फेरिकल टाइप की सरफेसेस वहां पे जनरेट होती हैं, तो उस केस में सरफेस के एरिया क्या ले लोगे 4πr², ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस, सोर्स चेंज करके, सोर्स जो है इतनी डिस्टेंस पे, दूसरे इतनी डिस्टेंस पे, एक की इंटेंसिटी इतनी और दूसरी की कितनी होगी, ठीक है। तो दो सोर्स के केस में आप जो है ये फार्मूला यूज कर सकते हो, या फिर एक ही सोर्स है लेकिन उसकी डिस्टेंस क्या कर रहे हो आप चेंज कर रहे हो, तो उस केस में क्या कर सकते हो I1/I2 = R2/R1 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि I जो है 1/R² की क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैं इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, यहां पे देखिए मेरे पास इंटेंसिटी = पावर डिवाइडेड बाय एरिया, तो मैं पावर = I के लिख सकता हूं। तो फोर्स के केस में मैं यहां पे क्या कर सकता हूं पावर की जगह में लिख सकता हूं I/c। तो फोर्स के लिए एक फार्मूला आपके पास ये भी मिल जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट जो है गाइस आपका रेडिएशन प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये कांसेप्ट आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी पढ़ते हो, ठीक है। यहाँ पे इसके दो केसेस होते हैं, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दूसरा होता है कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस। तो यहाँ पे क्या होता है मान लीजिए कोई रेडिएशन किसी सरफेस पे जाके हिट कर रहे हैं, तो जितने रेडिएशन आ रहे हैं पूरे के पूरे वापस जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम देखो तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। एक्चुअली इसका डेरिवेशन होता है, वो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो मैं जस्ट आपको इस सरफेस पे कितना रेडिएशन प्रेशर आएगा दैट इज 2I/c। अब कई बार जो होता है फोर्स भी पूछ लेता है, तो फोर्स के लिए आपको ये वाला फार्मूला यूज कर देना है। फोर्स बाय एरिया क्या होता है आपका प्रेशर होता है, ठीक है। तो आप ये फार्मूला जस्ट लगा सकते हो, ठीक है। जस्ट आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए। आप ये फार्मूला याद करो, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है फोर्स बाय एरिया, तो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 2IA/c हो जाएगा जस्ट, ठीक है। उस सरफेस का आपको एरिया प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सिंपल है, ठीक है। दूसरा है कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस, तो इसका मतलब ये जितने रेडिएशन है पूरे के पूरे खा गए, कोई भी रेडिएशन बाहर नहीं जाने दिया, ठीक है। तो उसके वजह से प्रेशर जो आएगा I/c। फोर्स की बात करोगे तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा IA/c हो जाएगा जस्ट, क्लियर है। आई होप कि आपको अच्छे समझ आई होगी। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को अपन रो से लिखते हैं। यहाँ पे प्रेशर जो हो जाएगा I/c 2 - रो। अगर रो की वैल्यू 0 हो गई, थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर रो की वैल्यू 0 हो गई तो आंसर क्या आएगा 2I/c। तो इसका मतलब ये वो सरफेस कैसी है, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर रो की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी तो यहाँ पे आपका 2 - 1 तो I/c आ जाएगा। इसका मतलब कंप्लीटली कैसी एब्जॉर्बिंग सरफेस है, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला होता है, कई बार जेईई मेंस के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखना। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट सिग्मा अपन लिखा है, प्रेशर I/c 1 प्लस सिग्मा। अगर सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो गई तो इसका मतलब क्या है कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर सिग्मा की वैल्यू 0 हो गई तो कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस है। आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए गाइस अपन पहुंच जाते हैं उस पार्ट पे जो इस टॉपिक की क्या है जान है, याद रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन जो है भर भर के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं गाइस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जो सिंबल होता है ये तो फाई से, ये तो डब्ल्यू से, याद रखना, ठीक है। उसमें आपको ये सिंबल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर अपन फाई यूज करते हैं। तो वर्क फंक्शन एक्चुअल में ये वर्ड थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो किसी मेटल को चाहिए होता है ना। ये किसी भी मेटल के लिए क्या होता है फिक्स होता है। तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, याद रखना गाइस, ठीक है। और ये किसी भी मेटल के लिए क्या होता है फिक्स होता है। ये डिपेंड करता है कि मेटल आपका कैसा है, ठीक है। तो इसके लिए समझते हैं गाइस, मान लीजिए मेरे पास कोई मेटल सरफेस है, इस पे पास जो है फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, जिनकी एनर्जी क्या है EI है, ठीक है। इंसिडेंट एनर्जी ऑफ द फोटोन दैट इज EI, क्लियर है। अब यहाँ पे समझते हैं, मान लीजिए कुछ मेटल का वर्क फंक्शन आपको 5 दे रखा है, ठीक है। वर्क फंक्शन 5 मतलब आपको कुछ दिया होगा, जैसे कि आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ भी है ना। तो समझने के लिए अगर ये पार्ट आपने समझ लिया तो फिर आपको आगे की कहानी समझ आ जाएगी। थोड़ा समझो यार। मान लीजिए मेरे पास किसी मेटल का वर्क फंक्शन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। और आपके पास इंसिडेंट एनर्जी कितनी है, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, क्या रिमूव होंगे? बिल्कुल भी रिमूव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इस मेटल को इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, लेकिन आप दे कितनी रहे हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर आपने मान लीजिए आपकी इंसिडेंट एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई तो काम आपका हो जाएगा, मतलब 2 तो इसको चाहिए, बाकी आपके पास एक्स्ट्रा कितना है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस एनर्जी से क्या होंगे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना। तो इससे मेरे को ये समझ आ रहा है कि भाई जो भी एनर्जी आप दे रहे हो, जो भी एनर्जी आपकी इंसिडेंट हो रही है, वो क्या होना चाहिए वर्क फंक्शन से आपके ग्रेटर होना चाहिए। बात समझ आ रही है? तभी जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इमिट करेंगे, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है, किसी रेडिएशन को किसी मेटल पे फॉल करेंगे और उससे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इमिट करेंगे, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, अब कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ EI ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, क्लियर है। अब मैं EI की वैल्यू क्या लिखूंगा HF दैट इज ग्रेटर देन HF नॉट, तो H तो आपका कांस्टेंट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट है ना, क्लियर है, दैट इज F ग्रेटर देन F नॉट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से क्या होना चाहिए इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, तो मैं बोलता हूं गाइस ये कंडीशन याद रखो, बाकी सब सन्नाटा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात करेंगे तो जो आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से क्या होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज लेस देन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी गाइस, ठीक है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको लैम्डा के टर्म्स में देख सकता हूं, Hc by लैम्डा इज ग्रेटर देन Hc by लैम्डा नॉट, Hc क्या हो जाएगा गेट कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 1 by लैम्डा है ग्रेटर देन 1 by लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट इधर आ जाएगा लैम्डा इधर जाएगा, तो आपको यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा, लैम्डा नॉट ग्रेटर देन हो जाएगा लैम्डा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, फ्रीक्वेंसी भी क्या था इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी, बट यहाँ पे कट ऑफ वेवलेंथ किससे ज्यादा हो गई इंसिडेंट वेवलेंथ से,
क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे इनवर्सली रिलेशन आ रहा है ना, तो आई होप गाइस ये चीज आपको अच्छे समझ आई होगी। लैम्डा नॉट को आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी बोल सकते हो, है ना। इसके दो नाम है, जैसे एफ नॉट को मैं कट ऑफ भी बोल सकता हूँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आपका वर्ड चेंज कर देगा ना, इसके दो नाम है, कट ऑफ या थ्रेशोल्ड। ठीक है, ऐसे लैम्डा आप कट ऑफ वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो आई होप गाइस ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि कौन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जस्ट कंडीशन है, इस कंडीशन को याद रखना, बाकी सारी चीजें याद आएगी। बहुत बार जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थ्योरेटिकल में गाइस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाई उस इक्वेशन की जिसके लिए आइंस्टाइन साहब को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था गाइस। ठीक है, लोग इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, उन्होंने अपनी एक इक्वेशन लिखी थी, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर, इन्होंने क्या बोला था कि भाई जो इंसिडेंट एनर्जी आप दे रहे हो ना, कुछ तो कौन खा गया, आपका मेटल सरफेस खा गया, किसके फॉर्म में, वर्क फंक्शन के फॉर्म में। तो बची हुई एनर्जी गई कहां, तो बची हुई एनर्जी गई इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। ठीक है, जिस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं सरफेस से। ठीक है, तो E I इक्वल टू क्या हो जाएगा, K max प्लस 5, मतलब इंसिडेंट एनर्जी जो है ये आपके पास दो फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, जा कहीं नहीं रही, वो क्या कर रही है, वो कन्वर्ट हो रही है भाई इस फॉर्म में, एक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन ऑफ द मैटर। ठीक है, और यहाँ पे कुछ हीट के भी टर्म आते हैं, उसको अपन क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो फाइनली आपकी एनर्जी कंजर्व है, कहीं गई नहीं है भाई साहब, याद रखना। ठीक है, तो इंसिडेंट एनर्जी आपके पास दो फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन ऑफ द मैटर। ठीक है, ये गाइस मेन इक्वेशन है। अगर बच्चा इस चीज को समझ लेगा तो बाकी तो सब टाइम पास है ना यार। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, इधर ले आऊंगा, तो मेरे पास इक्वेशन किताब में लिख के मिल जाएगी, K max इक्वल टू EI माइनस 5। नेक्स्ट जो आप यहाँ पे देख सकते हो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को यहाँ से भी समझ सकते हो। मान लो अगर EI लेस देन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इससे पता चलता है कि इस केस में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को जो मैंने यहाँ पे समझाया यहाँ से भी समझ सकते हो। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट जो है गाइस आपका EV नॉट इक्वल टू EI माइनस 5। इसका मतलब क्या है, ये EV नॉट V नॉट बोले तो ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, जब आप सर्किट देखोगे आपने देखा होगा, पढ़ रखा होगा कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में वहां पे दो एनोड होते हैं, कैथोड और एक आपका क्या होता है, एनोड। एनोड बोले तो पॉजिटिव। तो अगर मैं एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल क्या कर दूं, बढ़ाना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी क्या कर जाएगा, रुक जाएगा, और सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन पे जो वो जो पोटेंशियल होता है जहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वो भी रुक जाता है, उस केस को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल क्या आ जाता है आपका EV नॉट, है ना। कभी कभी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दे देता है और आपसे EV नॉट की वैल्यू पूछता है तो भी निकाल दोगे। ठीक है, E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आपके पास अगर V नॉट की वैल्यू पूछता है तो K मैक्सिमम डिवाइड बाय E कर सकते हो। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है दैट इज इक्वल टू EV नॉट। ठीक है, ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है। ठीक है, कभी कभी जो है चीज पूछ सकता है। ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। दूसरा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी पूछता है। ठीक है, तो हाफ mv² V max इक्वल टू EI माइनस 5। ठीक है, तो उसकी स्पीड भी निकाल सकते हो आप यहाँ से। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट जो है जस्ट इक्वेशन है, EI की वैल्यू मैंने यहाँ पे hf रख दिया है ना, यहाँ पे phi की वैल्यू hf नॉट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है phi इक्वल टू hf नॉट इक्वल टू sc बाय लैम्डा नॉट। क्लियर है, तो अब यहाँ पे जस्ट अगर मुझे लैम्डा के टर्म्स में चाहिए तो sc बाय लैम्डा माइनस sc बाय लैम्डा नॉट। ठीक है, तो मेन इक्वेशन तो आपके पास ये है, बाकी तो सब आप जो आपको चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको लाइक कर सकते हो भाई। ठीक है, नेक्स्ट गाइस बात करते हैं ग्राफ की, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना गाइस। ठीक है, ये ग्राफ तो जेईई में 2025 में डायरेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पे प्लॉट कर रखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला ग्राफ है जो K max वर्सेस फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखेंगे K max इक्वल टू hf माइनस 5। ध्यान से देखिए इक्वेशन किसकी, स्ट्रेट लाइन की है। ठीक है, h यहाँ पे m से आप कंपेयर कर सकते हो, f को x से और phi को c से। c पॉजिटिव है, यहाँ पे phi नेगेटिव है, c इक्वल टू माइनस का 5, मतलब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट माइनस का y डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, नेगेटिव y में। तो यहाँ पे देखो इसका ग्राफ जो कुछ ऐसा जाएगा, m इक्वल टू s स्लोप होगा। क्लियर है, और ये जो f नॉट है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जिसके बाद क्या है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका ग्राफ दैट इज K max वर्सेस लैम्डा। तो अगर K max वर्सेस लैम्डा ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आपका कांस्टेंट है, तो आपको K max का लैम्डा के साथ जो रिलेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका जो ग्राफ आएगा गाइस कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक टाइप का ग्राफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ठीक है, तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो मैंने E को दोनों साइड भाग लगा दिया है, तो आपको क्या हो जाएगा, V नॉट इक्वल टू h बाई E f माइनस 5 बाई E। ये भी आपका
स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही है गाइस, ठीक है। ध्यान से देखो x बाई ई जो है आपका स्लोप बनेगा, y इक्वल टू mx प्लस c से जो कंपेयर करोगे, और माइनस का 5 बाई ई जो है आपका इंटरसेप्शन पॉइंट है दैट इज c, और ये नेगेटिव y डायरेक्शन में होगा, तो कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू 5 बाई ई। और ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन गाइस पूछे गए जेईई मेंस और नीट के अंदर, याद रखना, ठीक है। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको कैसे प्लॉट करना है, इसमें स्लोप क्या है, जस्ट आपको इक्वेशन जो है y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करना आना चाहिए, और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो है एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। ये तो मैंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट किए हैं। अब जो अपने को एक्सपेरिमेंटल ग्राफ मिले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना गाइस, ठीक है। तो सबसे पहला ग्राफ एक्चुअल में होता है क्या है, जब हम सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स की क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो सर्किट में जो अपने को करंट मिला वो भी क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो मैं यहाँ पे रिलेशन लिख सकता हूँ, तो इंटेंसिटी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोइलेक्ट्रिक करंट, मतलब फोटोन की वजह से जो करंट बनता है उसको फोटोइलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं गाइस। तो यहाँ पे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोइलेक्ट्रिक करंट, इसका जो ग्राफ आएगा जस्ट आपका स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, क्लियर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है गाइस, मान लीजिए अपने सोर्स है, अब उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो ईवी नॉट बोले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ये तीनों एक जैसे चलते हैं। अब इंटेंसिटी आप यहाँ पे बढ़ाए जा रहे हो, इंटेंसिटी आप बढ़ाए जा रहे हो, तो सर्किट में आपका फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, ईवी नॉट कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिर्फ अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो सर्किट में करंट जो है इंक्रीज करेगा, याद रखना। तो इसका ग्राफ इंटेंसिटी वर्सेस V बोले तो पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूंगा तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है, सिर्फ आपको फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो इसका ऑर्डर I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1, क्लियर है। नेक्स्ट जो है, मान लीजिए आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और आपका ईवी नॉट भी इंक्रीज करेगा, है ना। इंटेंसिटी को आपने अब कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है, ठीक है। तो उस केस में आपका इंटेंसिटी वर्सेस अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता नजर आएगा, करंट जो है आपको जाके कांस्टेंट हो जाएगा, क्लियर। सैचुरेटेड करंट जो है वैल्यू आपको I नॉट जो है मिल जाएगी गाइस, ठीक है। यहाँ पे V03 इज ग्रेटर देन V02 इज ग्रेटर देन V01, याद रखना, ये ऑर्डर भी कई बार पूछ लेता है गाइस डायरेक्ट आपको ग्राफ प्लॉट करके, ठीक है। ओके गाइस, तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको सारी चीजें जो है अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सारा कॉन्सेप्ट प्लस उससे रिलेटेड जितने भी ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं, हमने सब कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है, ठीक है। बस अपना दिमाग जो चलाते रहना है गाइस, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। और एक बात गारंटी, क्वेश्चन जो भी आएगा जितना पढ़ाया उसी के अंदर रहेगा, क्लियर है। इतना बात जो है आपको समझनी पड़ेगी गाइस, ठीक है। जस्ट आपको अपना माइंड जो है चलाते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका डी ब्रॉगली वेव लेंथ है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो की लेंथ हो जाएगी ज्यादा, ठीक है गाइस, क्लियर। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप तक जो है सारी वीडियोस पहुंच जाए गाइस, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।